Hello everyone, welcome to Ambition Law Institute. I am Astha Singh and welcome again to our next video. तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे लीगल ग्लॉसरी के अनदर 30 वर्ड्स विच वर रिमेनिंग. सो लेट्स स्टार्ट. The first word that we are going to discuss is in camera hearing. What is in camera hearing? In camera hearing क्या होती है? So in camera hearing is basically a private hearing. In camera hearing से हमें यहाँ पर confuse नहीं होना है that it is a hearing जो कि कैमरा में होती होगी या फिर public होती होगी. It's basically a private hearing. So let's understand. It denotes hearing in private, as I have told you, or it takes place in the judge's office outside of the presence of the jury and the public. We need to understand यहाँ पर ये टर्म डिफाइन कर रहा है कि आउटसाइड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ज्यूरी एंड द पब्लिक. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो इन कैमरा हियरिंग हमारी होती है वो ऐसे केसेस में होती है जो कि हमारे रेप के केसेस होते हैं या फिर पॉक्सो वाले जितने भी केसेस आप सपोज करिए होते हैं उनमें हमारी इन कैमरा हियरिंग होती है. नेक्स्ट इज इंडेमनिटी. इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनिटी इज बेसिकली अ राइट. किस चीज़ का राइट? टू रिकवर. किससे? फ्रॉम अ थर्ड पार्टी द होल अमाउंट समवन इज लाइबल टू पे. एक पर्सन जो कि लाइबल है सारा अमाउंट पे करने के लिए, उससे राइट टू रिकवर इज बेसिकली इंडेमनिटी. सो बेसिकली लॉसेस को जब रिकवर करने की बात होती है उसको हम इंडेमनिटी कहते हैं. एंड इफ़ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडेमनिटी बाय एग्जाम्पल, सो मोस्टली जो इंश्योरेंस के क्लेम्स होते हैं हमने कई बार देखा होगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो हमें हमारे सारे लॉसेस को कवर करती है लेकिन होती वो थर्ड पार्टी है. सो दैट कैन ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल फॉर इंडेमनिटी. नेक्स्ट इज इन फॉर्मा पपरीज. अब इन फॉर्मा पपरीज इज बेसिकली अ लीगल मैक्सिम. और इस लीगल मैक्सिम को अगर हम समझने की कोशिश करें सिंपल टर्म्स में तो ये एग्जम्प्ट करता है किन लोगों को, उन लोगों को जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं या फिर ऐसे लोग जो कि सोसाइटी के वीकर सेक्शन में आते हैं फाइनेंशियली, उनको एग्जम्प्ट करता है. किस चीज़ से एग्जम्प्ट करता है? कोर्ट फीस देने से. कि आप कोई भी कोर्ट केस अगर फाइल कर रहे हैं तो फिर आप उसमें आपके पास में आपको एग्जम्प्ट कर दिया जा रहा है किस चीज़ से? कोर्ट फीस देने से. क्योंकि आप सोसाइटी के एक ऐसे ग्रुप में आ रहे हैं जो कि मार्जिनलाइज है या फिर हम ये कह दें कि बिलो पॉवर्टी लाइन है. और बेसिकली ये क्यों होता है? बिकॉज जस्टिस इज़ फॉर ऑल, और सभी को वो जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए दिस थिंग हैज़ टू बी डन. सो दैट इज़ इन फॉर्मा पपरीज. नेक्स्ट इज़ इंजंक्शन. अब इंजंक्शन क्या होता है? इंजंक्शन इज़ बेसिकली एक ऑर्डर होता है कोर्ट का, या फिर हम कह लें कि एक स्टे लगाना. सो इट इज़ अ ऑर्डर बाय कोर्ट आस्किंग अ पर्सन और एन इंडिविजुअल टू डू समथिंग और टू नॉट टू डू समथिंग. सो इट्स अ ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट प्रिवेंटिंग समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग. फॉर एग्जाम्पल डिस्पोजिंग ऑफ एसेट्स, बीइंग वायलेंट, थ्रेटनिंग और ऑर्डरिंग समवन टू डू समथिंग. अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम इसको समझें तो बेसिकली कई बार हम आसपास देखते हैं या फिर मान लीजिए कि आपके घर के पास में कोई एक ऐसी इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही है जिसको आप रोकना चाहते हैं और वो आपके आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा न्यूसेंस क्रिएट कर रही है. तो आप क्या करेंगे? आप कोर्ट के पास में जाएंगे और कोर्ट उस जगह पे जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन जहाँ पर चल रही है एक इंजंक्शन ऑर्डर पास कर देगी उसको रुकवाने के लिए. सो दैट इज़ इंजंक्शन. सो नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंसी. अब इंसॉल्वेंसी क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में पहले इंसॉल्वेंसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं. तो सपोज करिए आपने बैंक से एक लोन लिया और अब आपको उस लोन को रीपे करना है, आपको उस लोन का इंटरेस्ट पे करना है, पर किसी भी XYZ रीज़न की वजह से आपके पास में उतने पैसे नहीं है या फिर उतनी आपकी इनकम नहीं है और आप उस लोन को रीपे नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक की तरफ से आपको इंसॉल्वेंट बना दिया जाएगा. या फिर ऐसे पर्सन को जो कि उन डेब्ट्स को पे नहीं कर पाता है, उन लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर पाता है, उसको कहते हैं हम इंसॉल्वेंट पर्सन. सो सिचुएशन वेयर समवन हैज़ इनसफिशिएंट असेट्स टू मीट डेब्ट्स एंड लाइबिलिटीज इज इंसॉल्वेंसी. सो नेक्स्ट वर्ड दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इज इंटरिम ऑर्डर. अभी हमें इस वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंटरिम की बात हो रही है, यानी कि किसी टेम्परेरी चीज़ की बात हो रही है. तो हम बात कर रहे हैं इंटरिम ऑर्डर की, टेम्परेरी ऑर्डर की.
और वो टेम्परेरी ऑर्डर कब दिया गया है? एन ऑर्डर इशूड बाय अ कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द लिटिगेशन। कब? जब पेंडेंसी है लिटिगेशन की, अभी भी वो जो कोर्ट केस है वो ट्रायल पीरियड में है और अभी भी उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, लेकिन बीच में एक ऑर्डर दे दिया गया है जो कि टेम्परेरी है, कुछ लिमिटेड समय के लिए है। अब ऐसा एग्जाम्पल से अगर हम समझे कब होता है, तो फॉर एग्जाम्पल इन मोस्ट ऑफ द डिवोर्स केसेस बीच में एक टेम्परेरी ऑर्डर दिया जाता है कि एक फाइनल ऑर्डर नहीं आया है उस डिवोर्स केस का, लेकिन कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है हस्बैंड को कि आपको अपनी वाइफ को कुछ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस पे करना है एक लिमिटेड समय के लिए, इस समय से लेकर के एक लिमिटेड समय तक, दैट इज इंटरिम ऑर्डर। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अब इंटरलोकेटरी ऑर्डर को समझ लेते हैं, ये क्या होता है, कौन सा ऑर्डर होता है। सो बेसिकली इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज व्हेन ऑर्डर दैट सेटल्स इंटरवीनिंग मैटर। अब वो इंटरवीनिंग मैटर कैसे हो गया? मान लीजिए एक सिविल सूट चल रहा है और उस सिविल सूट का एक मेन कॉज है या फिर हम कह लें मेन मैटर है, जो कि मेन सब्जेक्ट मैटर है फॉर एग्जाम्पल, और उसके कुछ सबऑर्डिनेट इश्यूज हैं। एक मेन सब्जेक्ट मैटर हो गया, उसके छोटे 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 कुछ सबऑर्डिनेट इश्यूज हो गए, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ रहे हैं। तो अब कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि एक मेन फाइनल सब्जेक्ट मैटर का तो ऑर्डर आया नहीं है, तो वो जो छोटे इश्यूज हैं, सबऑर्डिनेट इश्यूज हैं, कोर्ट उनका कोई ना कोई ऑर्डर पास कर देगी उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करते हुए। तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। एन ऑर्डर दैट सेटल्स इंटरवीनिंग मैटर्स। कब? इन केसेस, बट किस समय पे? बट सेटल सबऑर्डिनेट इश्यूज रिलेटिंग टू द मेन सब्जेक्ट मैटर। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज दैट कि वो यहाँ पर सेटल कर रहा है सबऑर्डिनेट इश्यूज को जो कि रिलेट कर रहे हैं मेन सब्जेक्ट मैटर से। मेन सब्जेक्ट मैटर का कोई सोल्यूशन नहीं आया है या फिर उसको सेटल नहीं करा गया है, पर उसके जो कुछ सबऑर्डिनेट इश्यूज थे उनको सेटल कर दिया गया है, दैट इज इंटरलोकेटरी ऑर्डर। नेक्स्ट इज इंटरमेडलर। इंटरमेडलर, सो इट इज बेसिकली अ पर्सन हु इंटरवीन्स इनटू अ मैटर, जिसका बेसिकली कोई लीगल कैपेसिटी नहीं है उस मैटर में इंटरवीन करने की, बट स्टिल दैट पर्सन इज इंटरवीनिंग विदाउट रिक्वेस्ट और प्री एग्जिस्टिंग लीगल ड्यूटी। कोई लीगल ड्यूटी नहीं है उस पर्सन की, लेकिन फिर भी वो इंटरवीन कर रहा है। किस चीज़ को सीख करने के करके या फिर किस चीज़ के लिए इंटरवीन कर रहा है? रीइंबर्समेंट के लिए या फिर रेम्यूनरेशन के लिए, दैट इज इंटरमेडलर। नेक्स्ट इज जजमेंट। अब जजमेंट क्या होता है? जजमेंट बेसिकली इट इज अ डिसीजन बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, और ये एक फाइनल डिसीजन होता है। तो जब कोई भी कोर्ट एक फाइनल डिसीजन दे देती है, दैट इज decision by a court and that is judgment. Next is litigation. Litigation is a lawsuit, basically to pursue. When you are pursuing a lawsuit, that is litigation. Next is lex fori. Lex fori क्या होता है? The law of the country or the land. ये हमने कई बार पढ़ा भी है, so it is a legal maxim. हमको इसको ऐसे ही याद रखना है, जो इसका टर्म है उसे ही सिर्फ। So what is lex fori? Lex fori is the law of the land. And now let's understand lex loci delicti. अब lex loci delicti को अगर हम समझें तो यहाँ पर lex loci का मतलब होता है law of the land और delicti का मतलब होता है where crime was committed. कहाँ, जहाँ जिस जगह पर जिस jurisdiction पर crime हुआ था, that is delicti. So let's read this first. Law of the country where in terms of non-contractual obligations the harmful event occurred. तो अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझें तो सपोज करिए कि एक ऐसा पर्सन है जिसने कोई क्राइम कमिट करा है। अब उसने वो क्राइम कहाँ पे कमिट करा है? उसने वो क्राइम इंडिया में नहीं कमिट करा है, उसने वो क्राइम यूएसए में कमिट करा है। तो उस जगह का ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गया। अब क्योंकि वहाँ का ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो गया है, तो वहाँ पे कौन से लॉज अप्लाई होंगे? उस कंट्री के या फिर उस लैंड के जो लॉ है वो अप्लाई होंगे। सो दैट इज लेक्स लोसी डेलिसिटी। नेक्स्ट इज लिमिटेशन पीरियड। लिमिटेशन पीरियड क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू कि मान लीजिए आपसे एक पर्सन ने कुछ पैसे ले लिए और उसने ये आपको प्रॉमिस कर दिया कि वो एक लिमिटेड टाइम के बाद में आपको वो पैसे वापस कर देगा। अब आप कुछ समय बाद उस पर्सन से कहते हैं कि मुझे मेरे उतने जो स्पेसिफिक अमाउंट मैंने आपको दिया था आप मुझे वापस कर दीजिए। तो जिस दिन से आपने उस पर्सन को ये बोला कि वो आपके पैसों को लौटा दे, उस दिन से आपका एक उस क्लेम अराइज हो जाता है उससे अपने पैसे लेने का। सो बेसिकली लिमिटेशन पीरियड इज अ पीरियड
इन विच द राइट टू क्लेम इज अवेलेबल, क्या उस पीरियड में आपका राइट टू क्लेम जो है वो अवेलेबल है। अब लिमिटेशन एक्ट बेसिकली ये डिफाइन करता है कि वो स्पेसिफिक पीरियड जिस दिन से आपने उस पर्सन से वो पैसे वापस मांगने की बात करी है उससे 3 साल तक होता है, उसके बाद आप ये राइट क्लेम नहीं कर सकते हैं कि मेरे पैसे आप वापस लौटा दीजिए। तो एक लिमिटेड टाइम है, दैट इज लिमिटेशन पीरियड उस चीज को क्लेम करने का। सो लेट्स रीड इट वंस एज वेल। That period within which a person must start court proceedings if she wants to enforce a right against another person, that is limitation period. Now next is lis pendens. What is lis pendens? Suit pending. Any suit which is pending before the court is lis pendens. इसका मीनिंग ही यही है, एक लीगल मैगजिम है और इसे हम इसी के मीनिंग से याद करेंगे। So suit pending before court, it may refer to any proceeding which have not been settled by a court, that is lis pendens. Next is litigation, conduct of a lawsuit, and pursuing litigation is basically pursuing a lawsuit is litigation. So next word is means profit. अब ये एक लीगल मैगजिम है तो पहले हम समझ लेते हैं मीन्स प्रॉफिट होते क्या है। मीन्स प्रॉफिट वो प्रॉफिट होते हैं विच द पर्सन इन रॉन्गफुल पोजेशन गेन्स। कैसे रॉन्गफुल पोजेशन में रह के जो भी प्रॉफिट्स गेन करे गए हैं उनको हम मीन्स प्रॉफिट कहते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जाम्पल। अब मान लीजिए कि एक टेनेंट है जिसने जो एक हाउस में रेंट पे रह रहा है, टेनेंट है वो। अब कुछ समय से उसने अपनी उस जगह का जिस प्रॉपर्टी में वो रेंट पे रह रहा है उसके पास पोजेशन है जहाँ की, उसने वहाँ का रेंट नहीं दिया। तो अगर उसने रेंट नहीं दिया है उस जगह का काफ़ी समय से तो वो रॉन्गफुल पोजेशन हो गया, क्योंकि वो राइटफुली तो वहाँ पे रह नहीं रहा है। अगर वो राइटफुली रह रहा होता तो वो रेंट पे कर रहा होता, अब वो रॉन्गफुल पोजेशन हो गया। अब उस लिमिटेड टाइम में जब वो रॉन्गफुल पोजेशन में है वहाँ की, वो वहाँ पर कोई दूसरा टेनेंट ला करके रख दे और उससे पैसे लेने लगे। तो दूसरा टेनेंट लाने के बाद में जो वो उस टेनेंट से पैसे ले रहा है वो पैसे क्या हो जाएंगे, वो पैसे हो जाएंगे हमारे रॉन्गफुल पोजेशन में लिया गया प्रॉफिट। तो उसको उस प्रॉफिट को जो रॉन्गफुल पोजेशन में आया होता है हम कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। Profits which the person in wrongful possession of such property actually received, that is means profit. Next is multifarious. अब multifarious को समझ लेते हैं क्या होता है multifarious. So this is basically in which either party or various causes of actions are improperly joined together in the same suit. कोई एक सूट फाइल करा गया और उसमें कई सारे ऐसे कॉज ऑफ एक्शंस थे जिनको रॉन्गफुली ज्वाइन कर दिया गया। सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, एक सूट में बहुत सारे कॉज ऑफ एक्शंस को रॉन्गफुली ज्वाइन कर दिया गया जो एक दूसरे से अलग है, उनको हम कहते हैं मल्टीफेरियस। नेक्स्ट इज मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज। तो यहाँ पर हम मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज की बात करने वाले हैं एंड द नेक्स्ट व्हाट वी आर गोना डिस्कस इज मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। तो इतना हमें सिंपल लैंग्वेज में इन वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि पहले हम पार्टीज की बात कर रहे हैं जो कि रॉन्गफुली ज्वाइन हो रखी हैं। सो वेयर पर्सन्स आर रॉन्गफुली ज्वाइंड एज प्लेंटिव्स और डिफेंडेंट्स इन एन एक्शन। किसी भी ऐसे एक्शन में अगर प्लेंटिव्स हैं उनको रॉन्गफुली ज्वाइन कर दिया गया है और जो डिफेंडेंट्स हैं उनको रॉन्गफुली ज्वाइन कर दिया गया है किसी एक ऐसे सूट में, तो उसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में मिसजॉइंडर ऑफ पार्टीज की पार्टीज को रॉन्गफुली ज्वाइन कर दिया गया है। नेक्स्ट इज मिसजॉइंडर ऑफ कॉज ऑफ एक्शंस। अब कॉज ऑफ एक्शन में बेसिकली रॉन्गफुली ज्वाइनिंग द कॉजेज ऑफ एक्शन और ज्वाइनिंग सेवरल क्लेम्स। बहुत सारे ऐसे क्लेम्स हैं जिनको गलत तरीके से रॉन्गफुली ज्वाइन कर दिया गया है एक साथ, उनका एक दूसरे से कोई वो आपसी संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो अलग अलग मैटर्स से रिलेटेड हैं और अलग अलग कॉज ऑफ एक्शंस हैं, उनको रॉन्गफुली ज्वाइन कर दिया गया है। तो वो क्या होता है, वो होता है मिसजॉइंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन। सो आवर नेक्स्ट टर्म इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। अब क्या है, ये भी एक लीगल मैगजिम है और म्यूटेटिस म्यूटेंडिस की अगर हम बात करें सो बेसिकली ये बात करता है अमेंडमेंट्स के बारे में या फिर ऑल्टरेशंस के बारे में। वो ऑल्टरेशंस कब लाए जा रहे हैं, वो ऑल्टरेशंस तब करे जा रहे हैं जो कि नेसेसरी हैं किसी मेन पॉइंट एट इशू को अफेक्ट ना करते हुए। सपोज किसी भी फॉर एग्जाम्पल
जगह पे हमें कुछ ऑल्टरेशंस करने हैं या फिर कुछ अमेंडमेंट्स करने हैं, पर हमें मेन जो सब्जेक्ट मैटर है उसको अफेक्ट नहीं करना है। सो उसको अफेक्ट ना करते हुए जो भी सर्टेन या फिर नेसेसरी ऑल्टरेशंस होंगे, दैट इज म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। Next term is next friend. Now this is not that next friend which lives next to your house obviously. So let's understand that what is this next friend. ये next friend वो next friend होता है जिसको कि कोर्ट अपॉइंट करता है। अब किस रीजन की वजह से कोर्ट उसे अपॉइंट करेगा किसी भी नेक्स्ट फ्रेंड को? सो बेसिकली व्हेन देयर इज अ पर्सन जो कि अपने लीगल डिसीजन लेने की कैपेसिटी में नहीं होता है, सपोज अ पर्सन हु इज माइनर या फिर अ पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तो वो अपनी लीगल कैपेसिटी में डिसीजंस नहीं ले सकता है। तो उसके लिए कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट एक ऐसे इंडिविजुअल को अपॉइंट कर देगी जो उसके लिए लीगल कैपेसिटी में सारे डिसीजंस लेगा, एंड दैट पर्सन इज नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट इज नेसेसरी पार्टी। सो व्हाट इज अ नेसेसरी पार्टी? नाउ नेसेसरी पार्टी इज बेसिकली दैट पार्टी जिसकी प्रेजेंस के बिना कोई भी ऑर्डर कोर्ट पास नहीं कर सकती है। सो उसकी प्रेजेंस बहुत ज़रूरी होती है। अ पर्सन हु ऑट टू हैव बीन जॉइंड एज अ पार्टी एंड इन हुज एब्सेंस नो इफेक्टिव डिक्री कुड बी पास्ड एट ऑल बाय द कोर्ट। ये प्लेंटिफ और हमारे डिफेंडेंट होते हैं जो वो नेसेसरी पार्टीज होते हैं। किसी भी एक के ना होने से कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन नहीं दे सकती है, किसी एक के प्रेजेंस के बिना कोर्ट कोई डिक्री या फिर ऑर्डर पास नहीं कर सकती है। सो दैट पार्टी इज नेसेसरी पार्टी। नेक्स्ट इज ओथ। Oath is basically a formal promise to tell the truth. So a pledge by a witness to speak the truth. Basically ये एक promise ही होता है सच बताने का, that is oath. So next word is plaint. Plaint क्या होता है? Plaint basically एक legal documents होता है जिसको कि plaintiff फाइल करता है जब उसके claims arise होते हैं, तो वो कोर्ट में अपने claims को फाइल करता है एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू। कौन फाइल करता है? प्लेंटिफ। और जिस डॉक्यूमेंट को वो फाइल करता है अपने क्लेम्स की बात करके, उसको हम कहते हैं प्लेंट। नेक्स्ट इज प्रोबेट। अब प्रोबेट क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम प्रोबेट को समझ लें तो ये बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम विल की ऑथेंटिसिटी या फिर वैलिडिटी को चेक करते हैं, डिटरमाइन करने के लिए होता है। लीगल प्रोसेस इन विच अ विल इज रिव्यूड to determine whether it is valid and authentic, that is probate. Next is proper party. अब proper party कौन सी पार्टी होती है? वो पार्टी जिसकी प्रेजेंस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस के बिना कोई फाइनल डिसीजन या फिर ऑर्डर भी नहीं आता है। हर हियरिंग पे उसकी प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है। सच पार्टी इन हुज एब्सेंस एन इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास्ड। एक इफेक्टिव ऑर्डर तो दिया जा सकता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं दिया जा सकता है प्रॉपर पार्टी के प्रेजेंस के बिना। सो सच पार्टी इन हुज एब्सेंस एन इफेक्टिव ऑर्डर कैन बी पास्ड बट हुज प्रेजेंस इज नेसेसरी फॉर अ कंप्लीट एंड फाइनल डिसीजन, दैट इज प्रॉपर पार्टी। नेक्स्ट इज रिजॉइंडर। व्हाट इज रिजॉइंडर? नाउ इन सिंपल लैंग्वेज इफ वी अंडरस्टैंड कि सबसे पहले एक प्लेंट फाइल करा जाता है सिविल सूट में, जो कि प्लेंटिव फाइल करता है। अब जो डिफेंडेंट होता है वो उसके रिप्लाई में जब कोई चीज लगाता है तो उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। प्लेंटिफ के प्लेंट के रिप्लाई में डिफेंडेंट ने जो रिप्लाई फाइल करा है उसको हम रिटन स्टेटमेंट कहते हैं। अब रिटन स्टेटमेंट लगाने के बाद में कोर्ट में मान लीजिए कि एक ऐसा रिप्लाई जो उसके बाद डिफेंडेंट ने आंसर दिया है, अ डिफेंडेंट्स आंसर टू द प्लेंटिफ्स रिप्लाई इज बेसिकली रीजॉइंडर। तो डिफेंडेंट का जो आंसर है प्लेंटिफ के रिप्लाई पे, उसको या फिर जो री एप्लीकेशन आप कह लीजिए, उसको हम कहते हैं रीजॉइंडर। नेक्स्ट इज रिमांड। रिमांड क्या होता है? अगर सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको हम समझे तो ट्रायल पीरियड से पहले का जो समय होता है, बीच का जो समय होता है, उसको हम रिमांड कहते हैं। द एक्ट ऑफ सेंडिंग अ केस बैक टू द ट्रायल कोर्ट एंड ऑर्डरिंग द ट्रायल कोर्ट टू कंडक्ट लिमिटेड न्यू हियरिंग्स और एन एंटायरली न्यू ट्रायल, दैट इज रिमांड। नेक्स्ट इज रेस जूडिकाटा। अब रेस जूडिकाटा क्या होता है? वो सारे चीजें, थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट, वो सारी चीजें जो कोर्ट ने पहले ही डिसाइड कर दी हैं कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, एंड may not be further pursued. It suggests that it may not be further pursued.
because the competent court has already given or decided the final things. Now when we talk about res judicata, so it is also a legal maxim, और res judicata defined है हमारे CPC के सेक्शन 11 में. नेक्स्ट इज रेस सब जूडिस. अब रेस सब जूडिस क्या होता है? स्टे लगाना किसी भी प्रोसीडिंग पे. किस तरह की प्रोसीडिंग पे रेस सब जूडिस के अंदर स्टे लगाया जाता है? सो लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सपोज देयर इज अ पार्टी, एक प्लेंटिफ है, एक डिफेंडेंट है, और इस सिचुएशन में उन्होंने अपना एक सिविल सूट फाइल कर दिया कोर्ट में. अब वो सिविल सूट फाइल करने के बाद में जब उनकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है तो वो सेम सब्जेक्ट मैटर जो कि उन्होंने इस कोर्ट में फाइल करा था उसको लेकर के किसी दूसरी कोर्ट को अप्रोच कर लेते हैं, और वही सेम पार्टीज होती हैं, सेम डिफेंडेंट, सेम प्लेंटिफ होता है, और वो किसी दूसरे कोर्ट में चले जाते हैं सेम सब्जेक्ट मैटर को लेके. तो कोर्ट के पास में ये राइट है कि वो उस प्रोसीडिंग पे स्टे लगा सकती है. स्टे ऑफ प्रोसीडिंग व्हेन 2 or more cases are filed between the same parties on the same subject matter, the competent court has power to stay proceedings. उन प्रोसीडिंग्स पे वो स्टे लगा सकती है, बिकॉज ये तो कोर्ट का टाइम बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं. इफ़ द प्रोसीडिंग इज ऑलरेडी गोइंग ऑन इन अ specific court, then why are you approaching the next court? Now this is defined, the res sub judice is defined under section 10 of the CPC. So we have gone through like 30 words today, and I hope that you guys have liked this video. और आई होप कि मैंने जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर समझाई हैं, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी है, आपको वो समझ में आई होंगी. अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं. एंड आई विल डेफिनेटली सी यू विद नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.